रटना ये हमारे भारत की संस्कृति का हिस्सा है। सहस्त्रों वर्षों से ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र होता रहा है, ओरली ट्रांसफ़र होता रहा है, श्रुति परंपरा है वो। तो रटने से मुझको कतई परहेज़ नहीं है। और छोटी उम्र के अंदर में रटने की जो क्षमता होती है अद्भुत होती है, और इसलिए हमें उसका पूरा सम्मान करना चाहिए। लेकिन एनालिसिस करने की, नई चीज़ें उस प्रकार से उसकी व्याख्या करने की, कनेक्शंस, नेटवर्किंग, अलग अलग कॉन्सेप्ट करने की, वो अलग क्षमता है, वो थोड़ी बाद में विकसित होती है। तो जो सीखना है, विषय को जो सीखना है, वो अपने स्कूल के समय में मातृभाषा में सिखाई जाए, मैं बिल्कुल उसका पक्षधर हूँ। और मैंने वैसा ही किया है। मैंने 10वीं क्लास तक, 12वीं क्लास तक मैंने अपनी हिंदी में ही, घर में हिंदी बोली जाती थी, स्कूल में हिंदी बोली जाती थी, किताबें हिंदी में थी, लिखना हिंदी में था, तो सीखना बहुत आसान था। अब उसके कारण से जो आपने कहा ना कि उच्च शिक्षा में हम जाएं और पूरे दुनिया के साथ में कम्युनिकेट करना है वगैरह वगैरह, तो जितना मुझे करने की इच्छा थी उतना तो मैंने कर लिया। आईआईटी कानपुर के अंदर मैंने 23 साल तक मैंने प्रोफेसरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह पढ़ा, रिसर्च किया, रिसर्च पेपर्स लिखे, पीएचडी थीसिस लिखवाई, अपने स्टूडेंट्स की लिखवाई। तो अंग्रेज़ी ने मेरे को कहाँ बाधा पहुँचाई? अंग्रेज़ी न जानने में से मेरे को क्या परेशानी हुई? कुछ भी परेशानी नहीं हुई। क्या कब हुई? मास्टर्स में जब एडमिशन हुआ, जैसे मैंने उस समय सिलेक्शन जो टेस्ट था उसमें उन इंटरव्यूअर्स को मुझे कहना पड़ा कि आप हिंदी में मेरे से बातें करें, और उन्होंने हिंदी में मेरे से बात की और देखा कि हाँ, इस बच्चे को आता है, इसने अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके एनालिसिस अच्छी है। और इंटरव्यू के अंदर में उन्होंने अच्छे टेढ़े मेढ़े सवाल रखे वहाँ पे। उनको आईआईटी कानपुर के लिए सेलेक्ट करना था, तो कोई सीधे सीधे सवाल थोड़ी रखेंगे। तो वो सवाल पहली ही बार देखने के बाद उसमें जिस प्रकार से मैं उसमें से अपनी योजना बना सका और जिस तरह से उनको मैंने हल किया, तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया। बड़ी दिक्कत हुई, प्रोफेसर क्या पढ़ाते थे उसके बाद पता नहीं होता था। अंग्रेज़ी में किताब पढ़ना ये मुझे आ गया था बीएससी में। इंटर तक तो वो भी नहीं आता था, लेकिन बीएससी के समय में चूँकि जो किताबें होती थी, कॉलेज में पढ़ाई जाती थी, उसके अलावा भी मैंने और किताबें पढ़ना शुरू किया था, तो अंग्रेज़ी वहाँ से सीखनी शुरू की थी। लेकिन 12वीं क्लास तक नहीं, 12वीं के बाद तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना आ गया था, पढ़ के समझना आ गया था, शब्द आ गए थे, लेकिन बोलना नहीं आया था। और उसकी भी ज़्यादा मुसीबत नहीं थी, सुनना नहीं आया था, ये सबसे मुश्किल थी। अगर कोई अंग्रेज़ी में पढ़ा रहे हैं खड़े होकर प्लेटफॉर्म के ऊपर, किताब में लिखा है तो पढ़ लूँगा, लेकिन कोई पढ़ा रहे हैं, धारा प्रवाह लगातार बोलते चले जा रहे हैं, शब्द के बाद शब्द, शब्द के बाद शब्द, शब्द के बाद शब्द में चले जा रहे हैं, और आगे आगे मामला बढ़ता जा रहा है, हमें सोचने का अवसर ही नहीं मिला कि क्या बोला। तो एक तो कान में पढ़ रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा है, और उसके बाद अगर थोड़ा समझने की कोशिश करें तो उसके लिए वक्त ही नहीं है, क्योंकि तो अगला सेंटेंस बोल रहे हैं, बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन ये पटना साइंस कॉलेज की ट्रेनिंग थी और हिंदी की ट्रेनिंग थी, और उसके पहले जो हमने पढ़ाई करी थी अपनी मातृभाषा में, उसकी ट्रेनिंग थी कि हमने सेंट्रल लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया। जो चैप्टर हमारे शिक्षकों ने वहाँ पढ़ाया आईआईटी कानपुर में, उसका कुछ भी समझ नहीं आने के बावजूद, 5% भी समझ नहीं आने के बावजूद लाइब्रेरी की किताबें पढ़ करके, और मैंने पहले ही सेमेस्टर में अपने क्लास में टॉप किया। तो ये अनसरमाउंटेबल टाइप की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बिल्कुल है, एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन उस उम्र में आने के बाद, एक 16-17 साल, 18 साल, 20 साल की उम्र में आने के बाद अगर लर्निंग हुई है, अगर लर्निंग नहीं हुई है तब फिर बहुत मुश्किल है। लेकिन लर्निंग अगर हुई है, भले ही अपनी भाषा में हुई है, अगर मैं सब्जेक्ट को पढ़ सकता हूँ, जान सकता हूँ, उसके बारे में सोच सकता हूँ, उसमें लॉजिक कर सकता हूँ, नेटवर्किंग कर सकता हूँ, एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से जोड़ सकता हूँ, मेरे मस्तिष्क में अगर वो क्षमताएँ आ गई हैं, तो भाषा कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं है। और ये केवल मेरी कहानी नहीं है, हमारी आईआईटी कानपुर में जितने प्रोफेसर्स लोग अपॉइंटेड हैं आज की तारीख में, उनमें से बहुत सारे लोगों की यही कहानी है।
बहुत सारे लोगों की यही कहानी, सब बताते हैं मैं तो देवरिया से आया हूँ, मैंने तो ऐसे ही पढ़ा। अभी आपके जो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के डायरेक्टर हैं डॉक्टर ब्रजेश पांडे, वो मेरे पीएचडी स्टूडेंट भी हैं। उन्होंने तो देवरिया के पास में एक ढेकुलिया नाम का गांव है, और ढेकुलिया में उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई करी है, और उसके बाद आईआईटी कानपुर में पीएचडी करने के बाद और सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे में एक 10-12 साल उन्होंने अध्यापन किया है। उनके रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, सब है, पीएचडी कराई उन्होंने, लैब चलाई उन्होंने, और अभी इंसा के डायरेक्टर हैं। एक बहुत लंबी चौड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही है अभी उनकी। तो ये जो अननेसेसरी एक छोटे बच्चे के ऊपर अंग्रेजी भाषा का दबाव है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मातृभाषा में चलने देना चाहिए। और उसके बाद जब वक्त आए, अगर उसको अपनी एक दुकान चलानी है, अपना एक बिज़नेस खड़ा करना है, जिसमें कि उसके कस्टमर्स उसके ही लोकेलिटी के हैं, भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं या तमिलनाडु के हैं तो तमिल भाषी क्षेत्र के हैं, क्या ज़रूरत है उसको पढ़ने की? और जिसको ज़रूरत है वो पढ़ लेगा, उस समय पढ़ लेगा, कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। आप नहीं, उसका कोई ब्रिज कोर्स भी नहीं कराओगे तो भी पढ़ लेगा, कर ले जाएगा। किस साल पहुंचे थे आप कानपुर? जिस साल इमरजेंसी लगी थी, 1975। जी। और फिर पीएचडी तक वहीं पे रहे? हाँ हाँ। क्या था आपका पीएचडी का टॉपिक? अब याद भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित था। न्यूक्लियर फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट से संबंधित था। हमारे उपकरण हुआ करते थे जिसमें हम गामा रेज वगैरह का इस्तेमाल करते थे, और कुछ मटेरियल्स जिसमें लोहा होता है, लोहे से बने हुए कुछ मिश्र धातुएं, उनका अध्ययन हम लोगों ने किया था। तो उसको वो मिश्र धातु बनाना मेटलर्जी की लैब के अंदर में और फर्नेस के अंदर में पिघला करके और वो करके और मिश्र धातु बनाना, फिर उसको एक खास शक्ल के अंदर में उसके पाउडर करना और ये करना वो करना, और फिर उसके गामा रे प्रहार करके और फिर उसके गुण धर्मों का अध्ययन करना। इस प्रकार का कुछ पीएचडी का विषय मेरा हुआ करता था। तो 2 साल मैंने मास्टर्स किया, 1975 से 1977 इमरजेंसी लिफ्ट हो गई। उसके बाद मैंने पीएचडी किया, तो अगले 2.5-3 साल के अंदर मैं पीएचडी पूरी करी और फिर पटना साइंस कॉलेज पढ़ाने के लिए वापस आया। आई कम बैक टू पटना साइंस कॉलेज। लेकिन आपने इमरजेंसी का जिक्र किया, आईआईटी में किस तरह का माहौल था और आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव जो है वो एक बहुत डेलिकेट जुड़ाव है। डेलिकेट इस सेंस में कि मेरे बड़े भैया जो थे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, और उन्होंने बहुत दायित्व भी निभाए, और बड़े संघर्षपूर्ण इतिहास उनका रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बहुत काम किया। और उसके बाद उनका एक जो प्रकल्प है विद्या भारती का, शिक्षा का प्रकल्प है विद्या भारती, उसमें उन्होंने बहुत काम किया। बिहार और झारखंड पूरा जो एक उस समय संयुक्त प्रदेश था, उसके वो क्षेत्रीय संगठन मंत्री कहलाते थे, और बाद में अखिल भारतीय वैदिक गणित प्रमुख का दायित्व उन्होंने निभाया। तो मेरे परिवार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो पहुंच थी वो काफ़ी गहरी थी। तो उस क्रम में जो उनका शाखा का प्रक्रम होता है, तो हम बचपन में जाया करते थे और खेल कूद किया करते थे, और उसके बाद जो बौद्धिक हुआ करते थे उनसे अपनी मानसिक ओरिएंटेशन जो है, चिंतन का जो ओरिएंटेशन है वो होता रहा। लेकिन मैंने जो वर्किंग टीम है उसका हिस्सा मैं कभी नहीं बना। जैसे मेरे बड़े भैया उनकी वर्किंग टीम के एक महत्वपूर्ण हिस्से थे, वैसा मैंने कभी वैसा नहीं बना मैं। तो जो संस्कार हैं वो ज़रूर मिले हैं, जो देश के प्रति समर्पण है वो ज़रूर मिला है, जो मानवता के प्रति समर्पण है वो ज़रूर मिला है, जो अपनी संस्कृति जो है उसके प्रति समर्पण है वो ज़रूर मिला है। लेकिन उनका उपयोग कैसे करना है, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो अपनी धारा है और उसकी जो कार्य पद्धति है, उसका मैं कभी हिस्सा रहा नहीं, और अभी भी नहीं हूँ। तो लोगों को मालूम है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मेरा है संबंध है, लेकिन लोगों को ये भी मालूम है कि मैं कुछ करता वर्ता नहीं हूँ उनके साथ।
स्वयं सेवक हैं, दायित्व तो नहीं है। ऐसा है ना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में स्वयंसेवकत्व से इस्तीफा देने का कोई क्लॉज नहीं है ना? तो अगर आपने एक दिन जा करके ध्वज प्रणाम कर लिया है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको स्वयंसेवक जिंदगी भर कहलाना ही है। कोई क्लॉज ही नहीं है कि मैं उसमें इस्तीफा दे दूँ या दूसरी जगह चला जाऊँ या कुछ कर लूँ, उससे नाता टूट ही नहीं सकता है वो, तो उतना है। इंटरेस्टिंग। इमरजेंसी का दौर कैसा था? इमरजेंसी का दौर बहुत रोचक था, क्योंकि इमरजेंसी 25 जून को घोषित हुई थी 1975 को, और मेरे जो क्लासेस शुरू होने वाले थे मास्टर्स के सिलेक्शन के बाद, वो उससे कुछ 20 दिन के बाद से शुरू होने वाले थे, जुलाई में लगभग। तो इमरजेंसी जैसे ही घोषित हुई उसके तुरंत बाद जो पकड़ धकड़ ये सब चालू हुआ हर जगह से, जितने जो सरकार के लिए खतरा हो सकते थे उन सबको जेल में डालना और ये सब चला। तो उस सिलसिले में मेरे पास भी और राम लखन सिंह जो पटना के इंस्पेक्टर थे वो आए और उन्होंने मेरे को गिरफ्तार करने की अपनी मंशा बताई, योजना बताई। और उस समय मैंने उनके सामने, जो मेरे को आईआईटी कानपुर से वो मिला था, एडमिशन का लेटर मिला था, वो उनके सामने मैंने रखा था और ये बताया था कि देखो लगभग 3 सप्ताह के बाद मैं यहाँ से कानपुर जाने वाला हूँ। तो उनके सामने मैंने बिल्कुल स्पष्ट विकल्प रखे कि अगर आपको लगता है कि आपका दायित्व है, आप पटना के इंस्पेक्टर है, अगर आपको लगता है आपका दायित्व है कि पटना के अंदर में कोई सरकार विरोधी गतिविधियाँ ना हो, तो आप मेरी तरफ से निश्चिंत रह सकते हैं, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं 21 दिन के बाद तो वहाँ चला जाऊँगा। तो और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप एक सरकारी तंत्र के हिस्से हैं और पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि कानपुर जाने के बाद मैं क्या करूँगा ये अभी मुझे भी नहीं मालूम है। कानपुर जाने के बाद मैं क्या करूँगा मुझे भी नहीं मालूम है, तो आप चाहें तो आप गिरफ्तार कर सकते हैं। तो उन्होंने उस लेटर को कई बार पढ़ा, मेरे एडमिशन लेटर को, और जब उनको यकीन हो गया कि हाँ सचमुच ये सही लेटर है, तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, मैं आपको गिरफ्तार नहीं करूँगा, लेकिन जब तक आप यहाँ हो, जो भी 20-22 दिन जब तक आप यहाँ हो, तब तक किसी किस्म का आप कोई पॉलिटिकल काम नहीं करोगे, कोई मीटिंग नहीं करोगे, किसी के यहाँ जाओगे नहीं और फ़ोन के ऊपर नहीं करोगे और कुछ योजना नहीं करोगे। तो अगर वो वादा करते हो तो फिर आपको मैं गिरफ्तार नहीं करता हूँ, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ बीच में हुई तो उसके बाद फिर तो कोई मतलब नहीं। आप किसी छात्र संगठन से जुड़े थे क्या उस समय? नहीं, मैं छात्र संगठन से नहीं जुड़ा था, लेकिन इमरजेंसी लगने के पहले जो बिहार का संपूर्ण क्रांति आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हो रहा था, जिसमें कि पूरे बिहार के और बहुत बड़ी संख्या में छात्र सब जगह उबाल में थे और प्रदर्शन और ये सब होता था, तो उसमें मैं पटना के अंदर में मैं धरना देना या जुलूस निकालना या ये सब में था, और साथ में पुलिस होती थी जिस समय सब कुछ खुला हुआ था इमरजेंसी के पहले, तो इसलिए अच्छी तरह सबको पता था कि हाँ ये एक सक्रिय व्यक्ति है। तो इस क्रम में ये सारी घटना हुई। आईआईटी कानपुर का आप पूछ रहे थे, वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर प्रयास पूर्वक पता किया, हालांकि बड़ा कठिन था उस दौर में पता करना कि यहाँ पे भाई क्या हो रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कौन से लोग हैं यहाँ पर। तो मालूम किया और आईआईटी के अंदर तो मिले, मुझे लोग मिले, तो फिर उनके साथ संपर्क करके और फिर वो 2 साल का 1.5 साल का जो समय था उसके अंदर में क्या क्या कर सकते थे हम लोग। तो जन जागरण का अभियान आईआईटी कानपुर के आसपास के जो गांव थे 5-7 किलोमीटर के अंदर में, वहाँ पर लोगों को इमरजेंसी के बारे में शिक्षित करना। और कल्याणपुर और रावतपुर तक चले जाते थे? हाँ, वो अंदर का, ये तो आप ये मैंने रोड के बता दिए। हाँ, थोड़ा शहरी बताया आपने, वो तो पता नहीं कहाँ जाते थे, टिकरा और कौन बिठूर और मंदना मसवानपुर और क्या सब थे। और हम लोगों ने
हम लोगों ने बातचीत करते हुए कुछ महीनों के अंदर में ही आईआईटी कानपुर के विद्यार्थियों की करीब 70-75 विद्यार्थियों की टीम खड़ी कर ली थी, कार्यकर्ताओं की, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं जुड़े थे। तो ऐसे जो पढ़ने के लिए आए थे, बाहर कहीं कहीं से आए थे जी। तो हमने 70-75 विद्यार्थियों की टीम खड़ी कर ली थी और हम लोग फिर लोकल लोगों से ऐसे पूछ पाछ करके और गाँव का पता किया करते थे कि किधर की तरफ कौन सा गांव है और क्या नहीं है। और फिर सैटरडे संडे में वो 2-2, 3-3, 4-4 लोग का ग्रुप्स बन करके कोई इधर जाएगा, आज कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, पूरी योजना पूर्वक और फिर सब मिल करके बैठ करके। तो ये हम लोगों ने लगभग पूरे इमरजेंसी के दौरान किया और इस पूरे की हवा किसी को भी नहीं लगी, न हमारे प्रोफेसर्स को, क्योंकि हम सारे क्लासेस अटेंड करते थे, सैटरडे संडे में काम करते थे और अपनी बैठ के रात में क्या करते थे। तो हमारे प्रोफेसर्स को पता नहीं था। हम सब लोगों ने अच्छे ग्रेड्स पाए, जितने लोग लगे थे किसी का ग्रेड ख़राब नहीं हुआ था उसके कारण से। तो प्रोफेसर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको मतलब पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, सब प्यारे प्यारे भोले भाले। और जो पुलिस महकमा है उनकी इफ़िशियंसी, दक्षता इतनी नहीं रही होगी जितनी राम लखन सिंह की थी। तो हमने वहाँ पर भी हमें कोई अवरोध नहीं मिला और हम अपना काम कर पाए। और जब इमरजेंसी फाइनली लिफ्ट हुई तब फिर हमने अपने को प्रकट किया। और फिर जब चुनाव हुए, जब जिसमें कि जनता पार्टी के रूप में और ये कई सारे जो विरोधी पार्टी के विलय होने के बाद जनता पार्टी बनी थी, उसका और कांग्रेस का सीधा सीधा मुकाबला ऑलमोस्ट हुआ। उस समय में ये सारे 70-75 लोगों ने कानपुर के क्षेत्र के अंदर में चुनाव के बिल्कुल एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर की तरह काम करना शुरू किया। वोट मांगना, घर घर जा कर के वोट मांगना, उनसे बातें करना और खुल करके किया। तो जनता पार्टी के लोगों को जब पता चला, हाँ ये क्या हो रहा है, ये कौन लोग है भाई, ये कौन लोग है जो मेरे कैंडिडेट का प्रचार कर रहे हैं, तो फिर उनकी टीम आई आईआईटी कानपुर पता करने के लिए और हम लोगों से मिली। कौन था कैंडिडेट? कोई होंगे, हमें क्या पता था।